नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने आमजन की शिकायतें स्वीकार की। हमारे जीएसटी बकाये का भुगतान करें, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन से कहा। सिद्धरामैया को पिछले कार्यकाल जैसे कोई आजादी नहीं, पूर्व मंत्री एच अंजनी ने कहा। मेहनती पार्टी को कर रहे हैं मजबूत, जन्मदिन पर जेपी नड्डा को पीएम मोदी ने कुछ इस तरह से दी बधाई। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। अब समाचार विस्तार से। बीदर के भालकी में वरिष्ठ नेता भीमन्ना खंडरे के 100वें जन्मदिन कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने पर्यटन विभाग के साकी रूट वाहन का शुभारंभ किया, जिससे बीदर जिले में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस मौके पर मंत्री ईश्वर खंडरे, एचके पाटिल सहित अन्य उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर के भालकी में वरिष्ठ नेता भीमन्ना खंडरे के 100वें जन्मदिन कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान आम जनता की शिकायतें स्वीकार किया और इस मौके पर मंत्री ईश्वर खंडरे, रहीम खान सहित अन्य नेता आदि उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को पत्र लिखकर आईजीएसटी अंतिम निपटान पर स्पष्टीकरण और संशोधित प्रक्रिया की मांग की है। सिद्धरामैया ने बताया कि आईजीएसटी निपटान में से 798 करोड़ रुपए को पिछले साल 26 दिसंबर को आईजीएसटी विशेष में कमी को पूरा करने के लिए अग्रिम बंटवारे से समायोजित किया गया है। जब भाजपा सरकार सत्ता में थी, सिद्धरामैया ने कहा कि सरकार अब तक आईजीएसटी नकारात्मक शेष के संचय पर विवरण मांगना चाहती है और राज्य के वित्त पर राजकोष प्रबंधन पर प्रभाव के बारे में चिंता जताई और कहा कि 34,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा नकारात्मक शेष है। उन्होंने कहा कि बेहतर समझ की सुविधा के लिए सरकार ने नकारात्मक आईजीएसटी शेष की कुल राशि और वसूली के लिए राज्यों के बीच इस राशि को वितरित करने के लिए अपनाई गई पद्धति के बारे में जानकारी मांगी है। संसाधनों की अत्यधिक आवश्यकता और एक मुश्त कटौती से जुड़ी संभावित चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से किस्तों में कटौती की अनुमति देने पर विचार करने का अनुरोध किया। सरकार राज्य के वित्त पर तत्काल प्रभाव को कम करने के लिए चरणबद्ध दृष्टिकोण का प्रस्ताव करती है, अधिमानतः 10 किस्तों में। उन्होंने कहा कि इन चिंताओं को दूर करने में एक पारदर्शी और सहयोगात्मक दृष्टिकोण वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के प्रभावी कामकाज में योगदान देगा। पूर्व मंत्री एच अंजनी ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धरामैया के पास अब इतनी स्वतंत्रता नहीं है जितनी उन्हें 2013 और 18 के बीच अपने पिछले कार्यकाल के दौरान थी। यही कारण है कि कांग्रेस सरकार को सामाजिक रूप से स्वीकार करने में देरी हो रही है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा किया गया आर्थिक सर्वेक्षण या जाति जनगणना अपने पिछले कार्यकाल के दौरान सिद्धरामैया ने कई क्रांतिकारी फैसले लिए, जैसे एच कांतराजू को आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति करना और जाति जनगणना आयोजित करना। कांग्रेस सरकार को सत्ता में आए 6 महीने हो गए हैं, लेकिन रिपोर्ट अभी तक स्वीकार नहीं की गई है। एससी कोटा के वर्गीकरण पर न्यायमूर्ति एजे सदाशिव आयोग की रिपोर्ट को पेश करने में भी देरी हो रही है। यदि सिद्धरामैया को स्वतंत्रता होती तो उन्होंने इसे तुरंत किया होता। उन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट पर एक सेमिनार और मणि द्वारा लिखित पुस्तक गावी मार्ग के विमोचन में कहा। उन्होंने देरी के लिए कई कारकों को जिम्मेदार ठहराया, जिनमें विभिन्न कोणों से दबाव और 136 पार्टी विधायकों से निपटना शामिल है। इस बात पर संदेह है कि क्या रिपोर्ट स्वीकार की जाएगी, क्योंकि सिद्धरामैया को कई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वह सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। अंजनी ने कहा कि जिनके पास पिछली सिद्धरामैया कैबिनेट के दौरान सामाजिक कल्याण विभाग था। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को उनके 63वें जन्मदिन पर शनिवार को बधाई दी और इसके साथ ही उनके संगठनात्मक कौशल की सराहना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी नड्डा के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी। शाह ने अपने पोस्ट में कहा कि नड्डा भाजपा के विस्तार में अहम भूमिका निभा रहे हैं तथा अपने संगठनात्मक कौशल एवं कड़ी मेहनत से इसे और मजबूत कर रहे हैं। मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने पोस्ट में कहा, नड्डा ने संगठनात्मक कौशल में मिसाल कायम की है। उनके सरल तथा गर्मजोशी भरे मिजाज ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया है। मैंने पिछले कई दशकों में उन्हें पार्टी के लिए एक कड़ी मेहनत करते देखा है। प्रधानमंत्री ने कहा, उन्होंने खुद को एक बहुत अच्छे विधायक, सांसद और मंत्री के रूप में भी प्रतिष्ठित किया है। मैं उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की प्रार्थना करता हूं। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है, जिससे पहले राजनीतिक दलों के नेता शीतकालीन सत्र के एजेंडे पर चर्चा के लिए शनिवार को यहां बैठक कर रहे हैं। यह बैठक संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बुलाई है और इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, गौरव गोगोई और प्रमोद तिवारी, तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता फौजिया खान और आरएसपी नेता एनके प्रेमचंदन सहित अन्य वरिष्ठ नेता भाग ले रहे हैं। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होगा और 22 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें 15 बैठकें होंगी। इस सत्र में औपनिवेशिक काल के आपराधिक कानूनों के स्थान पर 3 विधेयक लाने सहित प्रमुख विधेयकों के मसौदे पर विचार विमर्श होने की उम्मीद है। सत्र के पहले दिन सोमवार को सदन में पैसे लेकर प्रश्न पूछने के मामले में लोकसभा की एक समिति की रिपोर्ट भी पेश करने के लिए सूचीबद्ध है। इस रिपोर्ट में तृणमूल नेता महुआ मोइत्रा को निचले सदन से निष्कासित करने की सिफारिश की गई है। बता दें कि वर्तमान में संसद में 37 विधेयक लंबित हैं, जिनमें से 12 विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध है और 7 विधेयक पेश करने, विचार करने और पारित करने के लिए निर्धारित है। इनमें औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए 3 विधेयक शामिल हैं। भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम शामिल हैं। महंगे गिफ्ट लेकर सवाल पूछने के मामले में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की सदस्यता को रद्द करने की सिफारिश करने वाली लोकसभा आचार समिति की रिपोर्ट 4 दिसंबर को निचले सदन में पेश की जाएगी। इस मामले पर अब महुआ मोइत्रा के बचाव में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी उतरे हैं। उन्होंने समिति की कार्यवाही की समीक्षा की मांग की है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की बहरामपुर सीट के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने इस बाबत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है। ओम बिरला को पत्र लिखकर उन्होंने कार्यवाही पर समीक्षा की मांग की है। अधीर रंजन चौधरी ने इस बाबत कहा कि संसद से निष्कासित करने की कार्यवाही एक बड़ी सजा है। महुआ मोइत्रा के खिलाफ एक्शन लेने के मामले में क्या स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर का पालन हुआ है? क्या रुपए के लेन देन के बारे में मनी ट्रेल को स्थापित किया जा सका है? बता दें कि समिति की रिपोर्ट को आचार समिति के अध्यक्ष विनोद कुमार सोनकर सदन के पटल पर रखेंगे। समिति ने 9 नवंबर को 6 और 4 के बहुमत से पैसे लेकर प्रश्न पूछे जाने के मामले में महुआ को लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश करते हुए रिपोर्ट को स्वीकार किया। दिल्ली की तिहाड़ जेल में फर्जी तरीके से 50 कर्मचारी भर्ती हो गए थे। अब इन सभी कर्मचारियों पर कार्यवाही की गई है। फर्जी तरीके से भर्ती हुए सभी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। तिहाड़ जेल के अधिकारियों के मुताबिक साल 2020 में डीएसएसपी के जरिए तिहाड़ में अलग अलग पदों पर भर्तियां हुई थी। ये भर्तियां बायोमेट्रिक तरीके से हुई थी। जब डीएसएसपी ने बाद में वेरिफिकेशन किया तो 50 कर्मचारियों के बायोमेट्रिक और फोटो मैच नहीं हुए। इसके बाद विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में जांच की गई, जिसमें कर्मचारियों के फर्जी तरीके से भर्ती होने की जानकारी निकलकर सामने आई। इसके बाद इन सभी पर कड़ी कार्यवाही करते हुए 30 नवंबर को 1 महीने का नोटिस देकर निलंबित कर दिया गया। रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। जयपुर एयरपोर्ट पर आज एक बड़ा हादसा टल गया। विमान को पार्किंग एप्रन में लगाते समय अचानक वायुसेना का विमान पोल से टकरा गया। जानकारी के मुताबिक जयपुर एयरपोर्ट पर वे संख्या 49 पर यह घटना हुई। हालांकि इस घटना में विमान को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। बता दें कि इससे पहले राज्य के जोधपुर में भी बड़ा विमान हादसा टला था। जोधपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान विमान से अचानक 3 पक्षी टकरा गए, जिससे विमान का बैलेंस बिगड़ गया। बैलेंस बिगड़ने के बाद भी पायलट ने अपनी सूझबूझ से विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई। इस विमान में 100 से ज्यादा यात्री सवार थे। पक्षियों के विमान से टकराते ही लैंडिंग की कोशिश कर रही महिला पायलट ने तत्काल विमान को हवा में उठा लिया और कुछ देर बाद विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई। जैसे ही विमान से पक्षी टकराए, विमान से चिंगारियां निकलने लगी। यह दृश्य देख एयरपोर्ट पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों की सांसें फूल गई, लेकिन पायलट ने बेहद सूझबूझ का परिचय देते हुए विमान को हवा में उठा लिया और फिर कुछ देर बाद इसे एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतार दिया। कोरोना वायरस का प्रकोप पूरा देश झेल चुका है। लाखों लोग कोरोना की वजह से मौत के जाल में समा गए। हालांकि वैक्सीनेशन के बाद कुछ राहत भी मिली और कोरोना के केस कम भी हुए, लेकिन ये महामारी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। भारत में कोरोना के 28 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में 396 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले कुल लोगों की संख्या 5,33,300 है, जबकि कोरोना से संक्रमित होने वालों की कुल संख्या 4,50,02,103 है। मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक संक्रमण से उबरने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 4,44,68,407 हो गई है। वहीं देश में संक्रमण की ठीक होने की दर 98.81% है, जबकि मृत्यु दर 1.19% है। वेबसाइट के अनुसार भारत में अब तक कोविड-19 वैक्सीन की कुल 220.67 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। गुरुवार को कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत हो गई। महिला के शव को परिजनों को दे दिया गया। आईजीएमसी में 42 दिन बाद कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी अलग पहचान बनाता जा रहा है। भारत के प्रति दुनिया के अन्य देशों का भरोसा भी बढ़ा है। अपनी स्वच्छ और मजबूत देश की छवि के चलते ही भारत समुद्र का शहंशाह बन बैठा है। एक बार फिर भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद के लिए शुक्रवार को हुए मतदान में 2024-25 द्विवार्षिक सत्र के लिए सर्वाधिक वोट के साथ फिर से चुन लिया गया था। यह भारत के प्रति दुनिया के अटूट भरोसे और पीएम मोदी के करिश्माई नेतृत्व का नतीजा है। IMO के लिए भारत का फिर से चुना जाना ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नेदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और संयुक्त अरब अमीरात UAE के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे अधिक रुचि वाले 10 देशों की श्रेणी में आता है। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोरेस्वामी ने कहा कि यह वैश्विक समुद्री संचालनों में भारत के विविध योगदान को बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इजरायल ने हमास पर सीजफायर के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को एक बार फिर हवाई हमले शुरू कर दिए। फिलिस्तीन स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक सीजफायर के टूटने के बाद पहले ही दिन इजरायल ने गाजा पर जबरदस्त बमबारी की, जिसमें कम से कम 175 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर है। बता दें कि इजरायल की सेना ने शुक्रवार को हमास के साथ सीजफायर की समय सीमा समाप्त होने के बाद गाजा में हमास के ठिकानों पर लड़ाकू विमानों से हमले किए। इजरायल ने दक्षिणी गाजा के कुछ हिस्सों में पर्चे गिराए, जिनमें लोगों से खान यूनिस शहर स्थित घरों को छोड़ने के लिए कहा गया। इससे पहले गाजा में हमास नियंत्रित स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया था कि दोनों पक्षों के बीच 7 दिन का सीजफायर शुक्रवार सुबह समाप्त हो गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इसके कुछ घंटों बाद गाजा पट्टी पर इजरायली हवाई हमलों में 100 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए।
जिनकी संख्या बाद में 175 के भी पार चली गई। रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालय के प्रवक्ता अशरफ अल किद्रा ने एक प्रेस बयान में कहा कि गाजा पट्टी में इजरायली हवाई हमलों में दर्जनों फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। अल किद्रा के अनुसार मृतकों में 2 फिलिस्तीनी पत्रकार भी शामिल हैं। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने आमजन की शिकायतें स्वीकार की। हमारे जीएसटी बकाये का भुगतान करें, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन से कहा। सिद्धरामैया को पिछले कार्यकाल जैसे कोई आजादी नहीं, पूर्व मंत्री एच अंजनी ने कहा। मेहनती पार्टी को कर रहे हैं मजबूत, जन्मदिन पर जेपी नड्डा को पीएम मोदी ने कुछ इस तरह से दी बधाई। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।